नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, ईपीएस पेंशन स्कीम को समझने की दृष्टि से जो सुप्रीम कोर्ट में दो मेन केसेस हुए हैं, एक आरसी गुप्ता और एक सुनील कुमार वर्सेस ईपीएफओ। तो सुनील कुमार का जो केस था, हमने आरसी गुप्ता के ऊपर 3 वीडियो बनाए थे और आरसी गुप्ता के तीनों वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की थी कि उन लोगों ने कब से ईपीएस का संघर्ष शुरू कर दिया था। ऐसा ही केरला हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, या केरला के एम्प्लॉइज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है ईपीएस को यहां तक पहुंचाने में। केरला हाई कोर्ट में 2007 में एक रिट दायर की गई थी। ये एट एर्नाकुलम में दायर की गई थी और जस्टिस थे एस श्री जगन। WP यानी रिट पिटीशन का नंबर था 6643 2007 और एम बाबू इसमें HR डिपार्टमेंट में फैक्ट में काम करते थे। इन्होंने ये रिट दायर की थी। दूसरी रिट भी दायर हुई थी, लेकिन इनकी मेन रिट थी, ये 2 रिट थी, एक 9929 2007 और एक 6643 2007 में ही इन्होंने रिट दायर कर दी। और दोनों पिटिशनर्स जो थे वो फैक्ट के एम्प्लॉइज थे, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और पब्लिक सेक्टर कंपनी में इन दोनों एम्प्लॉइज ने जब ये देखा कि हमारे साथ ये इनजस्टिस हो रहा है, मैं सिर्फ केस लंबा है, हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स की बात करेंगे जो हमारे काम की, जो हमें समझ लेने में आसानी है, और या उनको समझ लेने से पूरा केस थोड़ा सा समझ में आ जाता है। इशू वही है जो GSR 134 ईपीएफओ ने जारी किया था, जिसमें एक्चुअल बेसिक पर 8.33% कटवाने की बात की गई थी। वो 16/3/2096 से लागू हुआ था। दोनों पिटिशनर्स ने साउंड फॉर द सेम एंड द एरियर्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन उन्होंने कटवाया हुआ था, यानी 12% उनका कट रहा था। उनका कहना यह था कि हमारा जो एरियर है, जो प्रोविडेंट फंड में जो एरियर जमा है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाए ईपीएस फंड में, और हम ईपीएस पे हायर पेंशन पे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यानी वो अपने फंड को ट्रांसफर कराना चाहते थे। यानी कुल मिला के 8.33% पर ईपीएस में एक्चुअल कंट्रीब्यूशन करना चाहते थे। जब उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद क्या हुआ? एरियर्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द एक्चुअल सैलरी वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू द पेंशन फंड इन दिसंबर 2004। दिसंबर 2004 में उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी ईपीएफओ को, उसको मान लिया गया, एंड मानने के बाद में उनकी एक्चुअल पे कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया और फंड ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही उनको बताया गया कि दिस कैन नॉट बी परमिटेड बिकॉज द अवेलिंग ऑफ द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज हैज टू अप्लाई बिफोर 1/12/2004। यानी ईपीएफओ ने पहले तो ये काम कर दिया, एक्चुअल बेसिक पे उनको अलाउ कर दिया, उनका फंड ट्रांसफर कर दिया एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम में, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उनको मना कर दिया गया कि ये नहीं हो सकता। 1/12/2004 इसकी कट ऑफ डेट थी, जबकि ये कट ऑफ डेट कहीं भी नहीं आई है। लेकिन ईपीएफओ केरला ने, रीजनल ऑफिस ने इसको कहा कि आप 1/12/2004 इसकी कट ऑफ डेट थी और आपने चूंकि तब अप्लाई नहीं किया, इसलिए आपको ये नहीं दिया जा सकता। ठीक है साहब। और उन्होंने जो अमाउंट उनका प्रोविडेंट फंड से ईपीएस फंड में ट्रांसफर किया गया था, वो रिक्रेडिट कर दिया गया। उनका जो अमाउंट था वो उनके अकाउंट में रिक्रेडिट कर दिया दिसंबर 2004 में ही। तब फिर इन्होंने हाई कोर्ट में रिट दायर की, और हाई कोर्ट की जो रिट थी, ये 2 रिट थी, और दोनों का जो पॉइंट था हम उस पर 1 by 1 बात करेंगे कि The act and scheme do not authorize anybody to fix the cut-off date
in any event the second respondent has no power to fix the cutoff date is the contention raised. यानी ये कंटेंशन रेज किया गया उसमें पिटीशन में कि इनको कोई पावर ही नहीं है, ईपीएफओ को कोई पावर ही नहीं है कि वो कट ऑफ डेट फिक्स कर दें. एक डीएस नाकरा, ये 1982-83 का केस है, डीएस नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट नो कट ऑफ डेट कैन बी फिक्स्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग द रिवीजन ऑफ पेंशन. पेंशन रिवाइज करते समय कोई भी, ये डीएस नाकरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही 1983 में एक डिसीजन के दौरान कहा था. अब दूसरा, ये फिर जब उन्होंने नहीं दिया तो ये केस इन्होंने रिट दायर कर दी और उन्होंने जो कंटेंशन उठाया वही उठाया कि ईपीएस के बारे में जितना भी हम जानते हैं. हम जो चीज डिफरेंट है हम केवल उन्हीं को देखेंगे कि इस केस में डिफरेंट क्या हुआ है. डिफरेंट एक तो ये हुआ है कि 1/12/2004 इन्होंने कट ऑफ डेट बताई कोर्ट को कि एक इससे पहले यदि आप करते तो हो जाता. वही जीएसआर 134 जो 16/3/96 से लागू हुआ. एंड इन्होंने ये कहा था कि द प्रोविजो इज ओनली प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, यानी ये 95 से नहीं है, आगे के लिए है, लेकिन आगे के लिए भी इन्होंने इसको नहीं माना था. तब ये कोर्ट में गए तो कोर्ट ने क्या एब्जॉर्ब किया और क्या डिसीजन दिया, अब हम इस पे बात करेंगे. अकॉर्डिंगली द प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ए कट ऑफ डेट 1/2004 हैज बीन फिक्स्ड बाय अप्लाइंग द बेनिफिट ऑफ द प्रोविजो बाय चेंजिंग ओवर द पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशंस ऑन एक्चुअल सैलरी बेसिस. लेकिन इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन प्लस ये बात कही गई कि पेंशन स्कीम अथॉरिटीज को यानी ईपीएफओ को ये कोई अधिकार ही नहीं है कि पेंशन रिवीजन के लिए वो ईपीएफ कोई कट ऑफ डेट फिक्स कर दें. फिर उन्होंने कहा कि इफ ऑल दैट व्हाट दे कैन डू इज टू डायरेक्ट द एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय टू फाइल द जॉइंट एप्लीकेशन विच इज मियरली प्रोसीजर इन नेचर एंड विच डिफेक्ट कैन बी क्योर्ड एनी टाइम. तो इन्होंने कुल मिला के इस कट ऑफ डेट की बात की थी कि इस कट ऑफ डेट से पहले हो जाए. तो इन्होंने जज ने क्या एब्जॉर्ब किया, क्या देखा और किस डिसीजन पे पहुंचे. इन्होंने वापस फिर इन्होंने वही बात की है कि इनका फंड जो ट्रांसफर किया गया था वो वापस उन्होंने दे दिया गया. तो इन्होंने जो हमारे जज साहब थे, जज साहब ने जो ऑर्डर दिया था वो जज साहब का ऑर्डर ये था कि इट इज द डिक्लेयर्ड दैट द फिक्सेशन ऑफ द कट ऑफ डेट ऑफ 1/2004 इज विदाउट jurisdiction and despite the fact that the petitioners have filed the applications for the benefit under the proviso to clause 11(3) after the cut-off date so fixed, the petitioners are entitled to avail the benefit under the proviso to clause 11(3) of pension scheme. As such, I declare that ये जज साहब डिक्लेयर कर रहे हैं, as such I declare that the benefits was rightly given to the petitioners. Benefit was rightly given to the petitioners, जिसको पहले दिया गया और बाद में वापस ले लिया गया. Consequently, the arrears of the contributions payable by the petitioners for the availing the benefit of said proviso shall again be transferred from the provident fund account of the petitioners to the employees provident fund account of the petitioners. यानी जज साहब ने ये आदेश दिया कि जो आपने पहले उनका जो 12% कटता है पीएफ पे, उसमें से 8.33% जो ईपीएस फंड में ट्रांसफर कर दिया गया था और वापस उसे रिक्रेडिट कर दिया गया था, अब उसको वापस पेंशन फंड में ट्रांसफर किया जाए. एंड ऑर्डर इन दिस रिगार्ड शैल बी पास्ड एज एक्सपीडियंटली एज पॉसिबल एट any rate within 1 month from the date of the receipt of the copy of the judgment. यानी आप जज साहब ने जो श्री जगन जज थे उन्होंने कहा कि आप 1 महीने के अंदर ये जितनी जल्दी से जल्दी हो सके करें और विद इन 1 मंथ ये ऑर्डर पास करें आप कि आपने ये डिसीजन ले लिया है कि इनको बैक डेट से ये बेनिफिट दिया जाएगा. तो ये वो पहला केस था केरला हाई कोर्ट में, जो पहली 2 रिट थी फैक्ट के एम्प्लॉयज ने जो जारी की थी, मतलब दायर की थी, जो
इसलिए वहां से भी ये एक शुरुआत हुई और ये बाद में उस फाइनली सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन हुआ। तो इस तरह 2012 में इसका डिसीजन आया और 2012 में ही ये उनको वापस इसका बेनिफिट दे दिया गया। तो यही था इसकी शुरुआत के बारे में कि केरला हाई कोर्ट ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मैं समझता हूं आपको ये बात, जो कट ऑफ डेट की बात, ये आरसी गुप्ता में कट ऑफ डेट की बात नहीं की थी ईपीएफ ने। ये बात मैं बताना चाहूंगा कि आरसी गुप्ता का केस हमने पढ़ा है, आरसी गुप्ता में कोई भी कट ऑफ डेट नहीं दी गई थी, लेकिन वो इस केस में कट ऑफ डेट ईपीएफओ द्वारा दी गई थी, जबकि ये भी उसी टाइम पे, ये भी 2007 में ही दायर की गई रिट और आरसी गुप्ता भी 2007 में ही दायर किया गया था। और डिसीजन भी लगभग सेम ही डेट में आए थे। डिसीजन 2012 में इसका भी आया और 2012 में उसका भी आया। मैं समझता हूं आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि हम आगे और इनको केसेस को समझने के बाद हम क्या एक्शन ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको हम इन पॉइंट्स को समझने का प्रयास जिनको कर रहे हैं वो पॉइंट समझ में आए होंगे। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।